नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विधि के ज्ञान में। और मैं हूं लॉयर हिमांशु भोर। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे एफआईआर कहते हैं, बीएनएसएस, जो अभी 2023 में न्यू आई है, तो उसमें जो आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे एफआईआर। तो कोई भी अपराध जब घटता है तो उसके घटित होने के बाद में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होती है एफआईआर। तो उस पर ही चर्चा करेंगे। क्या कौन से सेक्शन में इसका बदलाव हुआ है, पहले सीआरपीसी था, अब बीएनएसएस नया आ चुका है, तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं हम वो देखेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे एफआईआर पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं केवल आपको सेक्शन 173 जो पुराना रिप्लेस होके आया है, 173 जो नया इसमें 2023 में जो आया है, तो उसको मैं आपको डायरेक्ट रीडिंग भी करवाऊंगा। उसके पहले आपको मैं समझाऊंगा कि वो सेक्शन 173 क्या कह रहा है। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पीडीएफ इसके बाद हम पढ़ेंगे इसको ना, पहले इसको समझ लेते हैं एफआईआर के टॉपिक को। एफआईआर की मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है, बी को क्या करता है, ये इसका मर्डर कर देता है। क्या कर देता है? मर्डर कर देता है। और जो सी व्यक्ति है वो यहां से खड़े होकर के देख रहा होता है। ए व्यक्ति का मर्डर हुआ, सॉरी, ए व्यक्ति ने बी का मर्डर किया, और सी व्यक्ति जो है बी व्यक्ति को खड़े होकर मतलब वो देख रहा था कि ए जो है बी को मार रहा है, इसने इसका मर्डर कर दिया है। अब बी क्या करेगा? बी भागते भागते जाएगा कहां पे? पुलिस स्टेशन। और वहां पे जाकर के बताएगा कि भाई ए ने है बी का मर्डर कर दिया है। ठीक है, ए ने क्या किया है? मर्डर किया है। अब वो यहां पे सूचना दे रहा है वो संज्ञेय अपराध की। किस अपराध की? ब्लैक पेन दिख रहा है कि नहीं? मैं पेन चेंज कर लेता हूं। किस चीज की सूचना दे रहा है भाई? वो सूचना दे रहा है संज्ञेय अपराध की। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसकी सूचना दे रहा है। मर्डर, रेप, जो गंभीर प्रकृति के जो अपराध होते हैं वो कैसे अपराध होते हैं? वो संज्ञेय अपराध होते हैं। तो वो क्या कर रहा है? सी व्यक्ति देख रहा है कि भाई मर्डर हो गया है, और मर्डर एक कैसा अपराध है? एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। तो वो क्या कर रहा है? वो जा रहा है भागते हुए कहां पे? पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन में उस अपराध की सूचना वो वहां पे दे रहा है। ठीक है, और अपराध कैसा? संज्ञेय अपराध। तो हमेशा जब भी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस थाने में दी जाती है और पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है वो उसको लेखबद्ध करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एफआईआर कहते हैं। एक एफआईआर डायरी होती है, एक एनसीआर डायरी होती है, एक डेली डायरी होती है। 3 प्रकार की डायरी पुलिस स्टेशन में होती है। ठीक है, तो जो एफआईआर डायरी होती है उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। जो एनसीआर डायरी होती है उसमें एनसीआर दर्ज की जाती है। और जो डेली डायरी होती है उसमें वो रोज का जो जो घटनाएं घट रही हैं वहां के पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी उसको अभिलिखित करते हैं। ठीक है ना? तो संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस थाने में जाकर दे रहे हैं आप, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एफआईआर कहते हैं। ठीक, संज्ञेय अपराध की सूचना कोई व्यक्ति जाकर के दे रहा है और वहां के भारसाधक अधिकारी उसको दर्ज कर रहे हैं, तो वही कहलाती है हमारी एफआईआर। ठीक, अब भाई कितने तरीकों से आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, सूचना दे सकते हैं? तो उसके 2 तरीके बताए गए हैं। देखिए, उसके 2 तरीके बताए गए हैं। कोई भी अपराध घटित हुआ, एफआईआर दर्ज कराने के 2 तरीके बताए गए हैं। क्या है? या तो आप क्या करेंगे, पहला आप या तो आप मौखिक रूप से आप जाकर के पुलिस थाने में जाकर के खुद बताएंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन एफआईआर जिसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ठीक है, पहला मौखिक रूप से, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से। तो आप मौखिक रूप से जाएंगे, आप स्वयं जाएंगे एफआईआर दर्ज करवाने, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा कि जैसे ही आपने एफआईआर दर्ज करवाई तो वहां के जो भारसाधक अधिकारी जो एफआईआर दर्ज कर रहे होंगे वो आपके सिग्नेचर करवा लेंगे। ठीक है, क्या करवा लेंगे? आपके हस्ताक्षर करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे? सिग्नेचर करवा लेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, तब फिर क्या होगा? आपको 3 दिन के भीतर, कितने? 3 दिन के भीतर आपको उसमें सिग्नेचर करना होगा। आपने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाई, ठीक है, अब आप पुलिस थाने जाएंगे 3 दिन के भीतर, वहां पे सिग्नेचर करेंगे और फिर वो एफआईआर लेखबद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो था, ये जो मैंने जो पॉइंट बताया, ये सेक्शन 173 क्लॉज 1, ठीक, तो वो ये वाला पॉइंट था। पहला तो आप मौखिक रूप से, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से। मौखिक रूप से आप जाएंगे तो वहां पे आप तुरंत हस्ताक्षर कर देंगे, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से तो 3 दिन के भीतर आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आओ अगली बात, अगला जो पॉइंट है हमारा सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? अच्छा, इसमें प्रोविजो भी है, परंतु वाले क्लॉज है। तो परंतु वाले क्लॉज क्या कहते हैं? कि जो भी अपराध महिलाओं से संबंधित है, जो भी अपराध महिलाओं से संबंधित है, जैसे रेप, आपराधिक लज्जा भंग, ठीक है, तो जो आप बीएनएस जो 2023 नई आई है उसमें आप सेक्शन 63, 64, 65, ठीक है, तो ये वाले जो ऑफेंस हैं वो महिलाओं से रिलेटेड ऑफेंस है। तो उनसे रिलेटेड जो ऑफेंस है उसकी सूचना अगर कोई महिला जो पीड़िता देती है तो उसकी सूचना कौन दर्ज करेगी? एक महिला पुलिस ऑफिसर करेगी। कौन करेगी? महिला पुलिस ऑफिसर या कोई महिला ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर या कोई महिला ऑफिसर दर्ज करेगी। ठीक है, उसके बाद में एक प्रोविजो और है कि मान लो जो महिला है वो कैसी है? निशक्त है, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से निशक्त है और विकलांग है या बोल नहीं पाती है या मेंटली डिस्टर्ब है। तो उसमें क्या होगा कि वो उसकी जो एफआईआर जो है, उसके जो बयान जो दर्ज होंगे वो तो बयान जो दर्ज होंगे तो वो महिला भारसाधक अधिकारी लिखेगी या महिला पुलिस अधिकारी लिखेगी। तो वो क्या करेंगे कि जिस स्थान पर उसको विक्टिम को कंफर्टेबल लगता है, पीड़िता को जहां पे वो अपना आप को सुरक्षित महसूस करे, तो वहीं पे उसके क्या किए जाएंगे? एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो वो महिला पुलिस अधिकारी जाएंगी वहां पे, उसके बयान दर्ज करेंगे। ठीक है, किसके? जो पीड़िता या तो मानसिक या तो शारीरिक रूप से निशक्त है। तो ये प्रोविजो दिया हुआ है उसमें। ठीक, अब जो ये सब हो गया, इसके बाद में ये जो घटना जो घट रही है, कौन सी वाली? जो एफआईआर दर्ज करवा रही है एक पीड़ित महिला जो मानसिक और शारीरिक रूप से निशक्त है, उसकी एक क्या की जाएगी? वीडियोग्राफी की जाएगी। ठीक, और अगर इसमें जरूरत पड़ती है किसी एक ट्रांसलेटर की या किसी एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्ट की भी मदद वो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई महिला है वो जो बोल नहीं पाती है, वो इशारों में बातें समझा रही है, तो एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा और वो उसको बातें बताएगी, तो एक्सपर्ट उसको ट्रांसलेट करेगा किसको? वो महिला पुलिस अधिकारी को। तो फिर वो क्या कर लेंगे? उसको लेखबद्ध कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और, ये जितनी भी जो प्रक्रिया चल रही है इसकी क्या की जाएगी? वीडियोग्राफी की जाएगी। ठीक, ये सब लिखा हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं वो एफआईआर का सेक्शन 173 जो क्या बोलता है? संज्ञेय अपराध की सूचना, तो उसमें सब लिखा हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक, अब इसके बाद में देखो क्या होता है, और उसी समय तुरंत मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? 183 के बयान। पहले क्या होता था? पहले होता था मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का 164 का बयान, आपने सुना होगा। 164 का बयान सुना है कि जो जिसके खिलाफ कोई रेप हुआ है, कोई महिला है, तो उसके तुरंत जो बयान दर्ज करते हैं वो मजिस्ट्रेट साहब करते हैं, वो तुरंत। ठीक है, तो वो बयान दर्ज करेंगे कहां पे? अभी जो नया सेक्शन आया है वो आया है आपका 183। ठीक है,
183 का सबसेक्शन 6 देखेंगे, उसका क्लॉज देखेंगे आप का, ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है, तुरंत क्या करेंगे मजिस्ट्रेट साहब बयान दर्ज कर लेंगे। 164 का बयान नॉर्मल सी बात है, आपने सुना होगा, ठीक है, अगर आप विधि के विद्यार्थी हैं आपने सुना ही होगा, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि बातें चलती है कि भाई उसके महिला के जो है 164 के बयान हुए कि नहीं हुए, है ना, ये सुना होगा आपने। तो वो यही कह रहा है, जो 183 में जो नया वाला जो प्रोविजन गया है ना, तो वो यही गया है, ठीक है, 164 और अभी जो पुराना वाला 164 और नया वाला 183, ठीक। अब आगे आइए, अब आगे वाला क्लॉज क्या कहता है? आगे वाला क्लॉज कह रहा है एफआईआर की कॉपी आपको दे दी जाएगी निःशुल्क। क्या करेंगे? एफआईआर की कॉपी आपको दे देंगे निःशुल्क। ये सेकंड वाला सबसेक्शन है, एफआईआर की कॉपी आपको दे देंगे निःशुल्क, ठीक है भाई। अब जो तीसरा वाला सबसेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, इसको समझना। ये बात करता है काहे की? प्रारंभिक जांच की। किस चीज की बात करता है? ये बात करता प्रारंभिक जांच, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, ठीक। अगर आपने पहले सीआरपीसी पढ़ा है तो उसमें आपने एक जजमेंट पढ़ा होगा ललिता कुमारी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ललिता कुमारी हुआ, भजनलाल का जो जजमेंट हुआ, रमेश कुमारी का जजमेंट हुआ, तो उसमें अगर आपने एफआईआर का सेक्शन अगर पुरानी वाली में पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये केस लॉस पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो बात करता है ना, ये बात करता प्रारंभिक जांच। किसकी बात करता है? प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब भाई ये क्या है, इसको मैं अगली वाली स्लाइड में समझाता हूं, समझो। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। तीसरा वाला जो सबसेक्शन है वो बात करता है प्रारंभिक जांच की। किसकी बात कर रहा है? प्रारंभिक जांच की। देखो क्या होता है, अगर मैं विक्टिम हूं, मैं पीड़िता हूं, मेरे साथ कोई अपराध घटित हुआ है, मैं एफआईआर दर्ज करवाने जा रहा हूं, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो मेरे जो मैं बयान जो अपनी जो मेरे साथ जो घटित अपराध है उसकी सूचना मैं दे रहा हूं, तो वो उसको अभिलिखित करे, एफआईआर दर्ज करे, ये उसकी ड्यूटी है। ये ललिता कुमारी जजमेंट में कहा गया है। लेकिन अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट आया वो प्रारंभिक जांच का कॉन्सेप्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, अपराध की गंभीरता क्या है, अपराध की प्रकृति क्या है, तो उसकी जांच करने के लिए ये प्रारंभिक जांच करने का जो यहां पे जो नया वाला, इसको नया जोड़ा गया है, नया वाला जो सबसेक्शन जोड़ा गया है, तो प्रकृति क्या है अपराध की और गंभीरता क्या है, उसको जांचने के लिए पुलिस अधिकारी जो है वो एक प्रारंभिक जांच कर सकता है। लेकिन क्या हर मामले में कर सकता है क्या? नहीं, हर मामले में नहीं कर सकता। तो किन मामले में करेगा वो बात सुनिए। प्रारंभिक जांच वो करेगा ऐसे अपराध जो 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक, 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक के जिनमें दंड का प्रावधान होगा। ऐसे कोई भी अपराध जिनमें 3 से लेकर के 7 वर्ष तक का दंड का प्रावधान दिया हुआ है, तो उन अपराधों में एक प्रारंभिक जांच कर सकता है। कौन? पुलिस अधिकारी। अब क्या अपने मन से कर लेगा क्या वो प्रारंभिक जांच, कि किसी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी? तो उसको परमिशन की जरूरत पड़ती है। तो किसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? उसको पड़ेगी कम से कम डीएसपी रैंक के अधिकारी होना चाहिए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कम से कम डीएसपी रैंक का वो व्यक्ति होना चाहिए जिससे वो पुलिस अधिकारी क्या कर सके, अनुमति ले सके कि भाई मुझे एक क्या करनी है, एक प्रारंभिक जांच करनी है, ताकि मैं मामला देख लूं, मामले की गंभीरता क्या है, मामले की प्रकृति क्या है, मामला सही में बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे मान लीजिए ए है, ए ने बी को भयंकर मारा, इसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया बी को। अब ए ने क्या किया, खुद को अपने आप को चोट पहुंचाया और चला गया पुलिस थाने। कहां चला गया? पुलिस स्टेशन चला गया। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वो, अब मारा तो इसने इसको और खुद को अपने आप को चोटिल कर लिया और चला गया पुलिस स्टेशन इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने। तो भाई इसी चीज को रोकने के लिए जो फॉल्स एफआईआर है, ताकि कोई क्या हो, मिसयूज ना हो,
तो इसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पे प्रारंभिक जांच का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है ना, कि ताकि भाई रियल में ये मामला बन रहा है क्या कि व्यक्ति जबरदस्ती फंसाने के लिए उसको उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहा है, ठीक है। तो वो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया। उसमें एक चीज और है, पहले तो ये कि प्रारंभिक जांच आप किन मामलों में कर सकते हैं, जिन मामलों में 3 से लेकर के 7 वर्ष तक के दंड का प्रावधान दिया हुआ है। और किसकी अनुमति से कर सकते हैं आप, डीएसपी, कम से कम डीएसपी रैंक के व्यक्ति की अनुमति से कर सकते हैं। और तीसरा, आपको ये 14 दिन के भीतर करना पड़ेगा। 14 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, एक प्रारंभिक जांच कर लेनी है। आया समझ में? सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 3 बात कर रहा है आपकी प्रारंभिक जांच की, ठीक है। प्रारंभिक जांच आप कब करेंगे, किन मामलों में करेंगे, 3 से लेकर के 7 वर्ष तक के जो मामले होंगे, केवल आप उन मामलों में ही क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक जांच कर सकते हैं, ताकि वो अपराध की क्या देख सके, गंभीरता देख सके, अपराध की प्रकृति को देख सके। और उसके बाद फिर आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए। और वो आप क्या करेंगे, डीएसपी रैंक के जो अधिकारी होंगे, वो डीएसपी रैंक के अधिकारी की परमिशन से ही आप वो प्रारंभिक जांच कर सकते हैं, अपने मन से नहीं कर सकते। और कितने दिनों के भीतर करनी है, वो करनी है आपको 14 दिनों के भीतर में, ठीक। 14 डेज के अंदर आपको वो एफआईआर प्रारंभिक जांच कर लेनी है। इतनी बात समझ में आई? पहला वाला सबसेक्शन क्या कह रहा है कि भाई कोई भी अपराध हुआ है और संज्ञेय अपराध की सूचना कोई व्यक्ति जाकर के दे रहा है, या तो वो मौखिक देगा या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा। और मौखिक दे रहा है तो उसके तुरंत साइन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे रहा है तो वो 3 दिनों के भीतर वहां पे सिग्नेचर करेगा जाके। और प्रोविजो बताया मैंने, परंतु बताया आपको कि भाई कोई भी महिला से रिलेटेड अपराध है तो उसके बयान कौन दर्ज करेगी, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। और अगर वो महिला कैसी हो, मानसिक या शारीरिक रूप से कैसी हो, निशक्त हो, तो जैसा वो स्थान तय करे वहां पे उसके बयान दर्ज कर लिए जाएंगे, फिर एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। और जरूरत पड़ी तो ट्रांसलेटर और एक्सपर्ट की जरूरत भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोला मैंने कि वो जितनी भी जो प्रक्रिया चल रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक। वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और उसके बाद में क्या होंगी कि तुरंत ही मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो क्या करेंगे, 183 के बयान, जो कि पुराने 164 के बयान होते थे, वर्तमान में 183 के बयान है, वो दर्ज कर लेंगे। सेकंड वाला सबसेक्शन मैंने बताया कि उसको जो कॉपी है, एफआईआर कॉपी, वो आप निःशुल्क रूप से दे देंगे, ठीक। और तीसरा वाला जो बताया मैंने, वो बताया मैंने आपको प्रारंभिक जांच का कॉन्सेप्ट। आगे बेयर एक रीडिंग भी करवाऊंगा, पहले समझ लो, ठीक है। तो प्रारंभिक जांच का कॉन्सेप्ट ये है। अब आगे आइए, अब देखिए क्या होता है इसमें जो इसका जो सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? सबसेक्शन 4 बात करता है भैया आपके कार्यपालिकी उपचार। कार्यपालिकी उपचार, अब ये क्या है भैया? ये किस खेत की मूली है, कार्यपालिकी उपचार? तो सुनिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति है, ठीक, ये बी व्यक्ति को इसने क्या किया, मर्डर कर दिया। सी व्यक्ति यहां पे खड़ा होकर देख रहा था। सी व्यक्ति भागा कहां पे, पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन भागा तो ये व्यक्ति क्या हुआ, पुलिस स्टेशन भागा तो इसकी जो सूचना ये एफआईआर दर्ज करवाने आया था, पुलिस ने इसकी एफआईआर दर्ज की ही नहीं, आनाकानी करने लगी। अब हो सकता है कि भाई वो ये जो ए व्यक्ति हो कोई बहुत पहुंच वाला व्यक्ति हो, पुलिस से इसका संबंध हो, इसलिए हो सकता है कि वो, बहुत सारी संभावनाएं बन सकती हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो एफआईआर पुलिस वहां के जो भार साधक अधिकारी है वो दर्ज ही नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे आप? तो वो यही बात करता है। सबसेक्शन 4 जो है, सेक्शन 173 का सबसेक्शन 4 यही बात करता है कार्यपालिकी उपचार कि मान लीजिए वहां के भार साधक अधिकारी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे यहां पे एसपी साहब के पास। कहां जाएंगे आप? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनको एक आवेदन देंगे, या तो आप किसी जिले में, अब देखिए एसपी साहब जिले में होते हैं, तो अगर आप उस जिले में हैं, अगर आप वहां पे मौजूद हैं, तो आप एक आवेदन बनवाइए और खुद जाकर के एसपी ऑफिस में जाकर के एक आवेदन दे दीजिए। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एफआईआर जो डाक द्वारा, मान लीजिए आप कहां पे, जैसे मैं प्रेजेंट का एग्जांपल लूं,
जैसे मैं अभी छिंदवाड़ा में हूं, ठीक है, मैं कहां पे हूं, छिंदवाड़ा में हूं। तो छिंदवाड़ा में हूं तो यहाँ पे छिंदवाड़ा एक जिला है, यहाँ पे एसपी ऑफिस है। अब यहाँ पे कोई घटना घटी है तो मैं तो, मेरी अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो मैं तो तुरंत चल जाऊंगा एसपी ऑफिस, वहां पे जाकर के एक आवेदन दे दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए छिंदवाड़ा से मैं बाहर हूं, मैं कहां पे हूं, जुन्नार देव में, मैं कहां पे हूं, मैं हूं जुन्नार देव में, यहां से कुछ दूरी पे जुन्नार देव है, ठीक है, तो मैं वहां पे हूं। अब वहां से तो मैं यहाँ पे मान लीजिए नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूंगा कि डाक द्वारा एसपी ऑफिस में आवेदन पहुंचवा सकता हूं। तो यही है कार्यपालिकी उपचार, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि अगर आप मान लो यहाँ पे भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है, एसपी ऑफिस में भी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो आप जो नया वाला सेक्शन है, सेक्शन 175 का सबसेक्शन 3, उसमें आप जाएंगे सीधे मजिस्ट्रेट के पास और वहां पे भी एक आवेदन दे सकते हैं अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो ये क्या था, कार्यपालिकी उपचार। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो आप एसपी ऑफिस चल जाइए आवेदन देने, नहीं अगर यहां पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई एसपी साहब के यहाँ पे भी, तो आप सीधे कहां चल जाइए, न्यायालय, मजिस्ट्रेट के समक्ष, और वहां पे एक आवेदन दे दीजिए, ठीक। तो ये था हमारा सेक्शन 173 के चारों सबसेक्शन मैंने बताया आपको, ठीक है। रिवाइज कर लो थोड़ा सा कि भाई पहला वाला क्या कह रहा है। पहला वाला ये कह रहा है कि अगर कोई अपराध हुआ है और कोई व्यक्ति अपराध की सूचना पुलिस थाने में जाकर के देता है तो या तो मौखिक रूप से देगा या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से देगा। मौखिक रूप से देगा तो वहां पे उसके हस्ताक्षर करवा लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा तो 3 दिनों के भीतर उसके हस्ताक्षर करवाएंगे। और अगर कोई महिला है जिसके साथ महिला से संबंधित अपराध हुआ है, जैसे रेप हुआ है ना, तो वो जो अपराध हुए हैं उसके जो बयान दर्ज करेंगे, वो जो एफआईआर दर्ज करेगी, वो करेगी एक महिला पुलिस ऑफिसर, ठीक है। और अगर वो महिला क्या हो, मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त हो, तो महिला जैसे स्थान पे करे उस स्थान पे उसके जो है एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। और अगर जरूरत पड़ी तो एक्सपर्ट का भी ओपिनियन लिया जाए, एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी तो उनका भी ओपिनियन लिया जाएगा और वो क्या करेंगे, उस एक्सपर्ट के कहने पे फिर वो एफआईआर दर्ज कर लेंगे। जैसे मैंने बताया कि वो भाई बोल नहीं पाती है तो एक्सपर्ट बुलाएंगे, इशारों से समझाएगी तो एक्सपर्ट फिर उनको बताएगा, ठीक है। अब अगला क्या बताया कि जो भी ये प्रक्रिया चल रही है इसकी क्या की जाएगी, वीडियोग्राफी की जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या था कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी एफआईआर दर्जकर्ता को दे दी जाएगी, जो सूचना दे रहा है उसको एफआईआर की कॉपी दे दी जाएगी। उसके बाद में मैंने थर्ड वाला सबसेक्शन बताया, प्रारंभिक जांच की। प्रारंभिक जांच आप किन मामलों में कर सकते हो, उन मामलों में कर सकते हो जिनमें 3 से लेकर के 7 वर्ष तक का दंड का प्रावधान दिया हुआ है। और किसकी परमिशन से कर सकते हो, डीएसपी साहब के रैंक के कम से कम व्यक्ति होना चाहिए, उनकी परमिशन से कर सकते हो। और फिर मैंने बताया कि कितने दिनों के भीतर कर सकते हो, वो आप 14 दिन के भीतर कर सकते हो, ठीक है। तो मामले की प्रकृति और गंभीरता को देखने के लिए, ठीक। और फिर मैंने अगला बताया कार्यपालिकी उपचार की। कोई पुलिस ऑफिसर आपके क्या कर रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, आप सीधे जाएंगे एसपी ऑफिस, या अगर आप कहीं दूर हैं तो डाक द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, आवेदन दायर कर सकते हैं एसपी ऑफिस में। और अगर वहां पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो मैंने एक नया वाला सेक्शन बता दिया 175, उसका सबसेक्शन 3 बताया कि आप कहाँ जाएंगे, न्यायालय जाएंगे, मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन देंगे। चलो आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिया एफआईआर का। अब मैं आपको बेयर एक्ट रीडिंग करवाता हूँ कि बेयर एक्ट क्या कहता है। जो जो मैंने पढ़ाया है वही बातें बेयर एक्ट भी कहता है। आइए देखिए, ये दिख रहा है क्या आपको, ये पीडीएफ है। देखिए 173 यहां पे क्या लिखा हुआ, 173 यहां पे क्या लिखा हुआ है, संज्ञेय मामलों की सूचना, संज्ञेय मामलों की, एक मिनट, संज्ञेय मामलों की सूचना, ठीक है। पहला वाला पढ़िए, किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में। अब यहां पे देखो, ये जो है ना किसी भी क्षेत्र में, ये जो बताता है ये बताता जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट। जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर भी समझ लो क्या होती है जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर क्या होती है वो भी समझ लो। देखो क्या होता है, जैसे मान लो यहां पे 2 क्षेत्र हो,
यहाँ पे दो क्षेत्र हैं, ए और बी। ए क्षेत्र का यहाँ पे है एक पुलिस ऑफिस थाना, एक यहाँ पे है, और बी क्षेत्र का थाना यहाँ पे है। अपराध घटित हो रहा है यहाँ पे कोई अपराध हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोई अपराध हुआ। अब मान लो क्या हुआ, अपराध हुआ और जो पीड़ित व्यक्ति था वो भागते भागते यहाँ थाने में चला गया। अपराध हो रहा है ए क्षेत्र में, लेकिन वो पीड़ित व्यक्ति भागता हुआ कहां चला गया, बी क्षेत्र में। अब क्या ये एफआईआर दर्ज करने से मना कर देगा क्या, ये मना कर देगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, 0 एफआईआर दर्ज कर लेगा। वो क्या करेगा, 0 एफआईआर दर्ज करेगा, ठीक है, 0 एफआईआर दर्ज करेगा, 0 नंबर देकर के एफआईआर दर्ज करेगा, और ये एफआईआर जो है वो यहां पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट यही है कि मान लो अपराध किसी और क्षेत्र में हुआ है और उस अपराध की सूचना जो है वो किसी और क्षेत्र में जा रही है, तो वो जो वहां पे जो वहां के जो भार साधक अधिकारी हैं वो 0 नंबर दे करके वो एफआईआर दर्ज कर लेंगे, और उसके बाद जिस क्षेत्र में घटना घटी हुई है उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के थाने में वो एफआईआर ट्रांसफर कर देंगे। सीधी सी बात है। तो ये है 0 एफआईआर का कॉन्सेप्ट, वो यही कह रहा है। यहां पे जो बात कर रहा ना, वो चाहे वह किसी भी क्षेत्र में की गई हो, ठीक है, तो किसी अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकेगी, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा, और दूसरा मौखिक। तो ये मैंने बता दिया, पहला वही ये वाला बात कर रहा है मौखिक का, ये बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सूचना संचार द्वारा। मौखिक रूप से उसे उसके द्वारा या उसके निर्देश के अधीन लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाएगा, और सूचना देने वाले को सूचना पढ़कर सुनाया जाएगा। प्रत्येक ऐसी सूचना, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लिखित रूप से प्रस्तुत की गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर कर देंगे। वही बात, मौखिक रूप से उसने दिया कोई सूचना या लिख करके दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके सिग्नेचर उस पर करवा लेंगे, और वो उस पर क्या करेंगे, उसको पढ़ के सुनाएंगे कि भाई जो जो बातें आपने बताई हैं ये सही है या नहीं है, ठीक है, यही बातें आपने बताई हैं, ठीक, तो उसको पढ़ के सुनाएंगे और इसके सिग्नेचर करवा लेंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा, इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 3 दिनों के भीतर, ये देखो कितने दिन के भीतर बताया मैंने, 3 दिनों के भीतर उसके सिग्नेचर किए जाएंगे, इसे रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रारूप में दर्ज किया जाएगा जैसे राज्य सरकार नियमों द्वारा। ये वो एफआईआर डायरी की बात कर रहा है, ठीक है। अभी बताया ना मैंने कि 3 प्रकार की डायरी होती है, डेली डायरी, एफआईआर डायरी और एनसीआर डायरी, ठीक। तो वो एफआईआर डायरी में क्या करेंगे, इसको अभिलिखित कर लेंगे। अब देखो, अब यहां पे क्या लिखा हो, बशर्ते कि यदि सूचना उस महिला द्वारा दी जाती है जिसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, जो नई वाली आई है, ठीक है, जो नई वाली आई है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, ये जो जितने भी अपराध दिए हुए ना, ये सब महिला से संबंधित अपराध है, ठीक, महिला से संबंधित अपराध है, ठीक है, 64, 65 ये सब रेप हैं, ठीक है, ठीक। तो ये जो अपराध की सूचना दी जाएगी कोई महिला अधिकारी, तो उसकी जो सूचना है वो कौन अभिलिखित करेगी, महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी दर्ज करेगी, महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी, ठीक। अब इसका का वाला पढ़िए, आगे है प्रावधान है कि यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ये वाले अपराध हैं, ये शारीरिक या मानसिक रूप से, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है यानी निशक्त है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने के इच्छुक व्यक्ति के निवास पर, या तो उसके घर पर, या जो स्थान वह पसंद के सुविधाजनक हो, मतलब जो जिस स्थान पे वो करवाना चाहे वहां पे, या तो उसके घर पे, ठीक, वो यही बात कह रहा है, दर्ज की जाएगी। और ऐसी सूचना की रिकॉर्डिंग की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियोग्राफी, आप ये जो प्रोसेस है इसकी क्या करेंगे, वीडियोग्राफी की जाएगी। अगला वाला क्या कह रहा है कि पुलिस अधिकारी व्यक्ति का कथन 183 की उपधारा 6 के खंड का, वही 164 का बयान पहले होता था, अब काय में हो रहा वो 183 का बयान के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा यथाशीघ्र क्या कर लिया जाएगा, दर्ज कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये सेकंड वाला क्या कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन अभिलिखित सूचना की एक प्रति सूचनादाता या पीड़ित को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी। तो जो सूचना दे रहा है उसको या पीड़ित को क्या करेंगे,
उसकी एक कॉपी आप दे देंगे एफआईआर की। ठीक है, अगला देखिए, यही कि धारा 175 में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी संज्ञेय अपराध के किए जाने संबंधी सूचना प्राप्त हो जाने पर 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष, वही बात बताया मैंने, 3 से लेकर के 7 वर्ष तक कम से कम दंड का प्रावधान किया गया। उन अपराधों में क्या कर सकते हैं, पुलिस थाने के बाहर सदक अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे अधिकारी की पूर्व अनुमति से वही प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़िए, 14 दिन की अवधि के भीतर यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करना कि क्या मामले में कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है कि नहीं। ठीक है, प्रारंभिक जांच, ये देखो प्रारंभिक जांच कितने वर्ष, 3 वर्ष से या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम दंडनीय हो, और किसकी अनुमति से, पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे अधिकारी की पूर्व अनुमति से। ठीक, क्या कर सकते हैं, एक प्रारंभिक जांच कर सकते हैं, ताकि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है और मामले की प्रकृति और गंभीरता क्या है, ठीक है, उस पर विचार करने के लिए वो एक प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। प्रथम दृष्टया मामला सामने आने पर जांच आगे बढ़ाना। ठीक है भाई, और अब जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला सबसेक्शन वही बताया मैंने, कार्यपालिकी उपचार। तो ये कार्यपालिकी उपचार है, कार्यपालिकी उपचार। ठीक, तो ये कार्यपालिकी उपचार है। कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के बाहर सदक अधिकारी द्वारा उपधारा 1 में निर्दिष्ट सूचना को अभिलिखित करने से इंकार, क्या कर देता है, वो इंकार कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है भाई, इंकार कर देता है, किए जाने से व्यथित है, ऐसी सूचना का सार लिखित रूप से तथा डाक द्वारा, लिखित रूप से तथा डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक, लिखित रूप से वो आवेदन कैसा होना चाहिए, लिखित रूप में होना चाहिए, और डाक द्वारा क्या कर सकते हैं आप, एसपी ऑफिस, एसपी को आवेदन भेज सकते हैं। ठीक है, भेज सकेगा, जो यदि संतुष्ट हो जाए कि ऐसी सूचना से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है, तो वह या तो स्वयं मामले की जांच करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति से जांच कराए जाने के निर्देश दे सकेगा। भाई या तो वो खुद क्या करेगा, उस पर जांच करेगा, या तो पुलिस अधिकारी को, किसी भी पुलिस अधिकारी को आदेश दे सकेगा कि आप इसमें जांच करिए। ठीक है ना, कोई भी जो संज्ञेय मामला है करेगा, अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता के द्वारा उपबंधित रीति से जांच कराए जाने का निर्देश दे सकेगा, और ऐसे अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के बाहर सदक अधिकारी की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अन्यथा ऐसी व्यथित व्यक्ति मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा। वही कि अगर मान लो वहां पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो मजिस्ट्रेट साहब के पास आवेदन दायर करेगा, और मजिस्ट्रेट साहब के पास कहां आवेदन दायर करेगा, कौन से सेक्शन में दायर करेगा, वो करेगा सेक्शन 175 सबसेक्शन 3। ठीक है, तो वहां पे आवेदन दायर करेगा। आई बात समझ में। तो ये था हमारा भाई आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम एफआईआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, एफआईआर, यहाँ पे हालांकि एफआईआर जैसा कोई शब्द यूज किया ही नहीं है। ठीक है ना, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एफआईआर, तो वो ये इस कॉन्सेप्ट से निकल के आता है। ठीक है, तो जो संज्ञेय मामले का जो जितने भी संज्ञेय मामले होते हैं उसमें एफआईआर दर्ज की जाती है। संज्ञेय मामलों में एफआईआर, असंज्ञेय मामले में एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, वो सेक्शन 175 में करेंगे। ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा, सॉरी 174 में करेंगे, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब ये तो हो गई हमारा डायरेक्ट रीडिंग, समझ लिया। क्या इससे क्वेश्चन बनेगा, देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसके जो मेन क्वेश्चन है 6-7 क्वेश्चन जो मेंस में भी आते हैं आपके सिविल जज में, जैसे मान लीजिए क्या कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देगा तो क्या होगा, और अगर मान लीजिए क्या एफआईआर दर्ज ना करना उसका राइट है क्या पुलिस अधिकारी का, कि मैं एफआईआर दर्ज करवाने गया और उसने एफआईआर दर्ज नहीं किया, पहले प्रारंभिक जांच कर रहा है कि पहले मामला देख लूं। ठीक है, तो वो जो ललिता कुमारी जजमेंट में कहा गया, तो वो सब सारी चीजें। ठीक है, क्या अधूरी सूचना में एफआईआर दर्ज की जा सकती है, वो वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इसमें
क्रॉस एफआईआर का कॉन्सेप्ट है, एकाधिक मतलब एकाधिक एफआईआर है, एफआईआर के ऊपर एफआईआर, एफआईआर के ऊपर एफआईआर। जैसे देखते हैं ना कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है, जैसे अभी अभी देखेंगे आप इंडियाज गॉट लेटेंट का जो मामला है ना, वो समय रैना वाला जो शो है, उस पर कितनी सारी एफआईआर हुई है, अलग अलग जगह से एफआईआर एफआईआर एफआईआर, तो वो एकाधिक एफआईआर होती है। ठीक है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मेंस में क्वेश्चन भी बनता है इससे, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।